हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि हमारे हिंदी के स्पीच के गद्य खंड के 4 लेसन हो चुके हैं, आज हम अगला लेसन स्टार्ट करेंगे। मानवीय करुणा की दिव्य चमक हमारे लेसन का नाम है और इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अभी सबसे पहले हम इसके लेखक का जीवन परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि ये जीवन परिचय हमारे एग्जाम में आता है। ये जीवन परिचय आप सभी को लिखना और याद करना है। जीवन परिचय। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 1927 में हुआ। उन्होंने एंग्लो संस्कृत उच्च विद्यालय बस्ती से हाई स्कूल की परीक्षा पास की। बाद में उन्होंने क्वींस कॉलेज वाराणसी में अध्ययन किया था तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने ऑडिटर जनरल इलाहाबाद के कार्यालय से अपने कर्ममय जीवन की शुरुआत की। तत्पश्चात वे अध्यापक कलरक और उसके बाद आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के रूप में कार्य किया। उन्होंने सन 1965 में साप्ताहिक पत्रिका दिनमान के उप संपादक के पद पर भी कार्य किया। जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने प्राग नामक बच्चों की लोकप्रिय मासिक पत्रिका का सफलतापूर्वक संपादन किया। वे तीसरा सप्तक के कवि थे। सन 1984 में उनका देहांत हो गया। क्या पढ़ा हमने उसके जीवन परिचय के बारे में कि उसका जन्म उत्तर प्रदेश में 1927 में हुआ था। उन्होंने एमए की परीक्षा पास की और उन्होंने प्राग एक पत्रिका निकाली जो बच्चों में बहुत ही लोकप्रिय रही। अब हम उसकी प्रमुख रचनाएं पढ़ेंगे। प्रमुख रचनाएं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक, यात्रा, वृत्तांत, निबंध जैसी अनेक विधाओं में रचना की है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: काठ की घंटियां, बांस का फूल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनों, नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। बकरी, सोया हुआ जल, कल फिर भात आएगा, अब गरीबी हटाओ, राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती, लाख की नाक, लड़ाई, भो बतूता का जूता, पागल कुत्तों का मसीहा, चर्चे और चरखे उनकी अन्य उल्लेखनीय रचनाएं हैं। साहित्यिक विशेषताएं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बच्चों से लेकर प्रबुद्ध लोगों तक के लिए साहित्य की रचना की। उन्होंने अपने समय के समाज को बड़ी गहराई से देखा और बड़े कलात्मक ढंग से उस यथार्थ को अभिव्यक्त किया। उन्होंने समाज में व्याप्त विसंगतियों और अव्यवस्थाओं पर करारी चोट की है। उनकी समस्त रचनाएं स्वाभाविक एवं सहजता को अपनाए हुए हैं। उन्होंने भारतीय गांव और यहाँ की परंपराओं का बड़ा ही मनोमोहक चित्रण प्रस्तुत किया है। नई कविता के कवियों में उनका विशिष्ट स्थान है। जो उनकी भाषा शैली है वो बहुत अच्छी थी और उन्होंने गांव और उसकी संस्कृति के बारे में सबसे ज्यादा लिखा है। भाषा शैली। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की भाषा अत्यंत सरल, सहज एवं लोक भाषा की महक लिए हुए हैं। उन्होंने अपनी साधारण और सामान्य भाषा के माध्यम से असाधारण और असामान्य की अभिव्यक्ति बड़ी सफलता से की है। अभी हम लेसन पढ़ेंगे मानवीय करुणा की दिव्य चमक। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने फादर कामिल गुल्के की चारित्रिक और व्यवहारिक विशेषताओं को उकेरा है। यूरोप के बेल्जियम में जन्मे फादर कामिल गुल्के स्वयं को भारतीय कहते थे। उनकी जन्म भूमि रेम्स चैपल गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने भारत को ही अपनी कर्म भूमि बनाया। लेखक के फादर कामिल गुल्के से घनिष्ठ संबंध थे। फादर गुल्के ने हिंदी को समृद्ध और राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने में भरसक योगदान दिया। लेखक का मानना है कि जब तक रामायण है तब तक फादर गुल्के को याद किया जाएगा। किसके बारे में है यह पाठ? फादर कामिल गुल्के के बारे में है।
फादर कामिल बुल्के का जन्म बेल्जियम में हुआ था, लेकिन उन्होंने भारत को ही अपनी कर्म भूमि बनाया। उन्होंने भारत आकर भारत की संस्कृति के बारे में लिखा और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अपना बहुत योगदान दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा की उम्र की आखिरी देहरी पर थे। एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने। क्या कह रहे कि लेखक जो फादर कामिल बुल्के थे उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? एक जहरीले फोड़े के कारण हुई थी। अभी क्या कह रहे हैं कि ईश्वर उनके प्रति इतने निर्दयी क्यों हो गए? क्योंकि जिसके अंदर इतनी मिठास भरी हो उसे ऐसी बीमारी कैसे हो सकती है? जो फादर कामिल बुल्के थे उनका जो व्यक्तित्व था बहुत ही मिलनसार था, वो सबसे प्यार से मिलते थे और उनकी वाणी है जो बहुत ही मीठी थी, लेकिन उनके जीवन के अंतिम दिनों में उनको जहरीला फोड़ा हो गया और उनके कारण उनकी मृत्यु हो गई। अब आगे देखो, एक लंबी पादरी के सफेद जोके से ढकी आकृति, गोरा रंग, सफेद जाई मारती, भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, खोल गले लगाने को आतुर, इतनी ममता, इतना अपन तो इस साधु में अपने हर प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, पर जब भी वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली जाते थे, आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे प्रिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते थे, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते थे, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव, और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारों की छाया में खड़े हो। अभी क्या कह रहे हैं, ये जो फादर कामिल बुल्के थे उनका शरीर लंबा और चौड़ा था, उनका रंग गोरा था और उनकी जो दाढ़ी है वो बिल्कुल सफेद हो चुकी थी और उनका जो व्यक्तित्व है वह बहुत ही मिलनसार था और वह ज्यादा नहीं बोलते थे, चुप ही रहते थे। उनको याद करना ऐसे है जैसे किसी शांत संगीत को सुनना हो, यानी कि वो कभी भी क्रोध नहीं करते थे। लेखक की जब उनसे भेंट हुई तो धीरे धीरे उन्होंने लेखक को अपने परिवार का एक हिस्सा बना लिया, यानी कि लेखक के परिवार को ही उसने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वह उसके बड़े भाई और उसकी पत्नी और उसके बेटे को बहुत अच्छी तरह मिलते और उसके बेटे को एक जैसे अपने बच्चे को खिलाते हैं वैसे ही खिलाते। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है, वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार से लब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई। अब ये क्या करे, जो फादर कामिल बुल्के थे वो बेल्जियम के थे, ये हमने पढ़ा है, और जो वो है बहुत ही एक होनहार स्टूडेंट थे और वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई उसके अंतिम वर्ष में छोड़ दी और सन्यासी बनने का निर्णय ले लिया और वो सन्यासी बनने का निर्णय लेकर वो भारत आ गई। जबकि उनका घर भरा पूरा था, 2 भाई 1 बहन, माँ पिता सभी थे। उनके कितने भाई बहन थे? उनके 2 भाई और 1 बहन थी। ठीक है, आपको अपने देश की याद आती है। एक बार किसने पूछा? लेखक ने पूछा था। किससे पूछा था? फादर कामिल बुल्के को।
कि क्या आपको अपने देश की याद आती है? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। घर में किसी की याद आती है? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते। वो क्या कहते कि उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आती है। लेखक जब उनसे पूछता तो वो अपनी माँ की स्मृतियों में खो जाते। उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थी। उसके अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वही पादरी हो गया है, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त कर उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद वे सिर्फ 2 या 3 बार ही अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए थे। अभी ये क्या कह रहे हैं कि उनके जो मित्र थे डॉक्टर रघुवंश, उन्हें अपनी माँ से ज्यादा लगाव था। वे उसको अपनी माँ की चिट्ठियां डॉक्टर रघुवंश को अपने मित्र को दिखाते थे, लेकिन उन्हें अपने पिता और उनके भाई बहन उसके अपने भाई बहनों से इतना लगाव नहीं था जितना अपनी माँ से लगाव था। प्रभु की इच्छा थी वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराते रहते। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर कामिल बुल के सन्यासी होने जब गुरु के पास गए तो कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ। एक शर्त रखी, सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों ठानी नहीं जानता, बस मन में था। क्योंकि वे खुद भी नहीं जानते थे कि उन्होंने भारत आने की सलाह क्यों बना ली थी, क्योंकि उसके मन ने कहा और वो भारत आ गई। उनकी शर्त मान ली गई, वह भारत आ गई। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्म प्रचार किया, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए किया और इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा उत्पत्ति और विकास प्रीमल में उनके अध्याय पढ़े। फादर ने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर किया नील पंछी के नाम से। ठीक है, किसका अनुवाद किया था उन्होंने हिंदी में? ब्लू बर्ड का। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृति विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी किया। और वही बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर फादर कामिल बुल के संकल्प से सन्यासी थे। और कभी कभी लगता था कि वह मन से सन्यासी नहीं थे। अभी लेखक क्या कह रहे हैं कि वे हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे, उन्होंने बाइबिल का भी अनुवाद किया और वे 47 वर्ष देश में रहे और 73 वर्ष तक जिए। अभी क्या कह रहे हैं कि वो संकल्प से ही सन्यासी थे, न कि अपने मन से। वे जिस भी रिश्ते को जोड़ते थे उसे अपने मन से निभाते थे, रिश्ता बनाते थे, तोड़ते नहीं थे। 10 साल मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोजकर समय निकालकर, गर्मी सर्दी बरसात झेलकर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की चिंता थी। हर मंच में इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए इकट्ठे रख देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरली विरल शांति। अभी क्या कह रहे कि वो ऐसे थे कि चाहे कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, वह बहुत ही शांत रहते थे। जब लेखक के पत्नी और बेटे की मृत्यु हो जाती है तो क्या कहते हैं फादर कामिल बुल के कि हर मौत जीवन की एक नई राह को दिखाती है।
आज वह नहीं है। कौन नहीं है? फादर कामिल बुल्के। दिल्ली में बीमार रहे, पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी। तरलता जम गई। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छाव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले थी। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार किया गया। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की और फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर कामिल बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती में ऐसे रतन और पैदा हूँ। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उसकी मृत्यु पर रोने वाले की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिरना, शायद फैलाना है। अभी लेखक क्या कह रहे कि उनकी मृत्यु पर हर कोई दुखी था। जब उनके अंतिम संस्कार की विधि चल रही थी तो वहां पर इतनी भीड़ थी, जैसे नम आंखों की इतनी भीड़ थी जैसे स्याही फैलाना। स्याही फैलाना क्या होता है कि जिसको हम गिरेंगे वो और ज्यादा फैलती जाएगी, यानी कि उनके अंतिम संस्कार में भीड़ फैलती ही जा रही थी। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हमें से अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर माननीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सब के मन में जो उनके निकट थी किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में शरणागत हूँ। अभी कवि क्या कहते हैं कि फादर कामिल बुल्के एक ऐसे देवदार के पेड़ की तरह थे जिनकी ऊंचाई और छाया और सुगंध की कोई सीमा नहीं है, और वह हमारी मानव जाति की एक दिव्य चमक थे। ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। आपको ये सभी अभ्यास के प्रश्न अपनी नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं, और इसके ऑप्शन टाइप प्रश्न भी याद करने हैं। ये यहाँ तक करने, सिर्फ प्रश्न अभ्यास 7 तक, ठीक है।